कक्षा 12 हिंदी साहित्य में अंतरा भाग 2 पुस्तक का जो काव्य खंड है उसकी समरी सारांश हम बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे। हर पाठ के मुख्य मुख्य बिंदु यहाँ मैंने शामिल किए हैं। अंतिम समय में आप इसको देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। पाठ 1 है अपना जयशंकर प्रसाद, ये छायावाद के कवि हैं और इनके 2 गीत लगा रखे हैं अपने। एक तो लगा रखा है देवसेना का गीत और एक लगा रखा है कार्नेलिया का गीत। देवसेना का गीत स्कंदगुप्त नाटक से है, कार्नेलिया का गीत चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। देवसेना का गीत देखेंगे, इसके मुख्य बिंदु क्या है तो ये गीत जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित और स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है, ये पूछी जा सकती है। देवसेना इस नाटक की नायिका है। मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है देवसेना और देवसेना स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी, किंतु स्कंदगुप्त का प्रेम प्राप्त नहीं कर सकी। और इस गीत में देवसेना की वेदना और उसकी निराशा का वर्णन किया गया है क्योंकि प्रेम में असफल रही थी। कार्नेलिया का गीत देखिए, प्रसाद द्वारा रचित है, चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया है। सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री है कार्नेलिया। सिंधु नदी के किनारे बैठ करके जो ग्रीक शिविर है उसके पास एक पेड़ के नीचे बैठ करके ये गीत गा रही है और इस गीत में वो किसका वर्णन कर रही है? भारत को मधुमेह देश कहा है, इसकी गौरव गाथा, सांस्कृतिक विशिष्टता और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का जो प्रातःकालीन सूर्योदय है उसका मनमोहक वर्णन यहाँ इस गीत में किया गया है। भारत आश्रयदाता देश है, ऐसा भाव भी यहाँ व्यक्त किया गया है। दूसरा पार्ट है अपना निराला जी का सरोज स्मृति, जो इनकी पुत्री सरोज की याद में लिखी गई एक कविता है। ये भी निराला भी छायावाद के कवि हैं। सरोज स्मृति छायावाद का श्रेष्ठतम शोक गीत है। शोक गीत इसलिए कहा है क्योंकि ये सरोज की मृत्यु के बाद लिखा गया, उस मृत्यु के शोक को अभिव्यक्त करने के लिए लिखा गया गीत है, ये कविता है। निराला के द्वारा दिवंगत पुत्री सरोज पर लिखी गई इस कविता में करुणा भाव की प्रधानता है और इस कविता में सरोज के नववधु रूप का स्वाभाविक वर्णन किया है। तीसरा पार्ट है अज्ञेय जी, जो प्रयोगवाद के जनक है। अज्ञेय जी प्रयोगवाद के जनक है और इनकी 2 कविताएं लगा रखी, ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। सबसे पहले देखेंगे ये दीप अकेला। इस कविता में दीप को तो मनुष्य का प्रतीक बताया है और पंक्ति को समाज का प्रतीक बताया है और कवि ने दीप को पंक्ति में मिलाने की बात की है, व्यक्ति को समाज से जोड़ने की बात की है। दूसरी कविता मैंने देखा एक बूंद। इस कविता में कवि ने समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षण भंगुरता का वर्णन किया है और मनुष्य के जीवन में क्षण के महत्व को बताती ये कविता है। केदारनाथ सिंह चौथा पाठ बनारस और दिशा कविता 2 इनकी संकलित है। बनारस कविता में प्राचीनतम शहर बनारस के सांस्कृतिक वैभव के साथ साथ ठेठ बनारस पर भी प्रकाश डाला गया है। कवि ने वसंत ऋतु के आगमन पर बनारस शहर में होने वाले धार्मिक आयोजनों और बदलावों का वर्णन किया। दिशा कविता देखिए बाल मनोज्ञान से संबंधित है। कवि ने पतंग उड़ाते बच्चे से हिमालय की दिशा पूछी तब बालक ने बाल सुलभ उत्तर दिया कि हिमालय उधर है जिधर उसकी पतंग भागी जा रही है। प्रत्येक बच्चे का सोचने का नजरिया अलग होता है, उसका यथार्थ अलग होता है, दृष्टिकोण अलग होता है और वो उसी के अनुसार उत्तर देता है। 5वां पाठ है रघुवीर साय वसंत आया कविता। वसंत आया कविता में बताया कि आज मनुष्य का रिश्ता प्रकृति से टूट गया है। मनुष्य की आधुनिक जीवन शैली पर यहाँ व्यंग्य किया है। वसंत ऋतु के आने पर प्रकृति में हो रहे बदलावों को मनुष्य सहज रूप से नहीं जान पाता है और वसंत का आगमन उसे अनुभव नहीं होता, बल्कि वो कैलेंडर से पता कर पाता है कि आज ऑफिस में छुट्टी है और वसंत पंचमी का त्योहार आ गया है। प्रकृति में हो रहे बदलाव, पतझड़, नए कोंपले आना, फूल आना, वातावरण महक जाता है। इस बदलाव को वही जान पाता है जो प्रकृति से तादात्म्य स्थापित किए रहता है, उससे लगाव रहता है, उसके निकट रहता है, सानिध्य में रहता है। दूसरी कविता है तोड़ो, रघुवीर साय की दूसरी कविता है तोड़ो। तोड़ो कविता एक उद्बोधन परक कविता है। कवि सृजन के लिए, किसके लिए? सृजन के लिए हमें चट्टाने, ऊसर और बंजरों को तोड़ने का आह्वान कर रहा है। कवि सृजन की प्रेरणा देता है। जब तक मन में ऊब खींच और दुश्चिंता रहेगी तब तक साहित्य सृजन नहीं होगा, मन में कविता अंकुरित नहीं होगी। यहाँ सृजन का मतलब है खेत में तो फसल, खेत में तो फसल और मन में जो है
कविता। छठा पाठ है तुलसीदास जी, जो भक्ति काल के कवि हैं और राम भक्ति शाखा के कवि हैं। भरत राम का प्रेम और गीतावली के पद इनके संकलित है। भरत राम का प्रेम है, ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से लिया गया है। भरत राम का प्रेम तुलसीदास जी द्वारा रामचरितमानस के अयोध्या कांड का अंश है। भाषा, अवधि और छंद दोहा चौपाई है। इस अंश में राम जब वन को चले जाते हैं, उसके पश्चात चित्रकूट की सभा में भरत की मनोदशा का वर्णन यहाँ किया गया है, क्योंकि वनवास का जो कारण है भरत अपने आप को मान रहे हैं। गीतावली के पद देखिए, राम के वन गमन के बाद माता कौशल्या के हृदय की विरह वेदना का वर्णन किया है। वे राम की वस्तुओं को देखकर उनका स्मरण करती है और बहुत दुखी हो जाती है, जिनमें उनकी जूतियां हैं, उनके धनुष बाण हैं छोटे छोटे, उनको देख करके वो दुखी होती है। माता कौशल्या राम के अश्व यानी घोड़ों को देखकर राम से एक बार पुनः अयोध्यापुरी आने का संदेश देती है कि एक बार अपने घोड़ों को देखने के लिए वो अयोध्या लौट आए। सातवां पाठ जायसी का, मलिक मोहम्मद जायसी, ये भी आपके भक्ति काल के कवि हैं और जो निर्गुण प्रेमाश्रयी इस शाखा के ये कवि है। सूफी साहित्य क्या कह सकते हैं इसे हम, सूफी साहित्य भी कह सकते हैं। 12 मासा अंश लगा रखा है जो पद्मावत का अंश है, और 12 महीनों में जो वर्ष के 12 माह होते हैं उसमें रानी नागमती के वियोग का यहाँ वर्णन किया। अपने 4 ही महीने ले रखे हैं। 12 मासा जायसी की प्रसिद्ध रचना पद्मावत का अंश है। 12 मासा में नायिका नागमती के वियोग का वर्णन किया गया है। और हमारे जो संकलित अंश है उसमें वर्ष के अंतिम 4 महीने लिए हैं, अगहन जिसे मार्गशीर्ष भी कहते हैं, पूष, माघ और फाल्गुन। इसमें नागमती के वियोग का और उसके दुख का वर्णन किया है। 8वां पाठ देखिए, विद्यापति, पदावली के पद संकलित 3 पद विद्यापति की पदावली से लिए गए हैं। पदावली विद्यापति की यश कीर्ति का आधार है। इसमें भक्ति और श्रृंगार की गूंज है। इसकी भाषा जनभाषा मैथिली है। राधा कृष्ण के प्रेम को आधार बनाकर अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति पदावली में की गई है। कवि ने वीराणी नायिका के उद्गारों को प्रकट किया है। जन्म जन्मांतर से नायिका अपने प्रियतम का रूप देख रही है, फिर भी नेत्र संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। वीराणी नायिका का दुख भरा चित्र यहाँ प्रस्तुत किया गया है। और अंतिम पाठ है घनानंद, जो आपके प्रेम की पीर के कवि हैं और जो रीतिकाल की जो रीति मुक्त काव्य धारा है, स्वच्छंद काव्य धारा, उसके ये कवि हैं। कवित्व इनके लगा रखे हैं 2 संकलित 2 कवित्व में कवि अपनी प्रेमिका सुजान से मिलने के लिए व्याकुल है। कवि ने मरने से पहले सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है। सुजान के दर्शन के लिए घनानंद के प्राण अटके हुए हैं। कवि की प्रेमिका कठोर बनी हुई है। कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी, कब तक मुझसे बात नहीं करोगी। मेरी जो ये मूकता है, चुप्पी है, ये तुम्हें मुझसे बात करने के लिए, मेरी तरफ देखने के लिए विवश कर देगी। इस तरह का सारांश समरी ये हमारे काव्यखंड के 9 पाठों की थी। अंतरा भाग 2 हिंदी साहित्य कक्षा 12 की।